हेलो, माय नेम इज अविनाश कुमावत और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हमने देखा चार्ज रेस्ट में था और उससे जितनी भी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी बातें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ जो इस चैप्टर में बात करेंगे, जो यहाँ नई बात है वो ये है कि यहाँ चार्ज मोशन में होगा। चार्ज कैसा होगा? चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन। और जब चार्ज मूवमेंट करेगा तो उससे इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, उससे रिलेटेड हम यहां चर्चा करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा लेंथी है बट बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने में बहुत मजा आएगा। छोटा सा मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर सपोज आपके पास में एक वायर है, ये कंडक्टर वायर है, कॉपर का वायर है, सिंपल। अगर मैं इसमें अभी बात करूं, जैसे ये समझ लीजिए ये मेरे हाथ में कॉपर का वायर है, इसमें क्या अभी कोई करंट फ्लो हो रहा है? सिंपल, कहीं कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, सिंपल वायर है, क्या कोई करंट है इसमें? नहीं है। अगर मैंने अभी इसी के दोनों तरफ एक बैटरी कनेक्ट करती जो कि प्लस और माइनस है, अब इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत फील आएगी, बहुत जबरदस्त चैप्टर है। यहां से अब मैंने बैटरी लगाई तो अब इसमें करंट फ्लो होने लग गया। और उसको हम आज तक कैसे दिखाते थे कि इधर से करंट फ्लो हो रहा है और ये इधर से वापस से एंटर हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया जी, इस कॉपर के वायर ने जब अकेला था तब तो कोई करंट नहीं थी, और जैसे ही बैटरी लगाई तब इसमें करंट आ गई, तो बैटरी ने ऐसा क्या किया कि वायर में करंट फ्लो होना शुरू हो गई। बैटरी ने क्या इसके अंदर चार्ज देना शुरू कर दिया कि वायर को, कि हाँ जी भैया यहां से चार्ज इसने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिए हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट की जो हमारे पास डेफिनेशन है, वो हम पढ़ते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चार्ज के फ्लो को आप टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। चार्ज के फ्लो को टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो क्या इसके पास चार्ज नहीं था जो बैटरी ने इसको दे दिया और इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी बन गई? पहले नहीं थी और बैटरी आई, उसने चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रिसिटी बन गई। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो भैया, तो फिर क्या रीजन है कि बैटरी आने के बाद ही इसमें करंट बनना शुरू होगा? ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, क्योंकि हमारे पास में जो कंडक्टर वायर होते हैं उसके पास में इनफिनिट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए तो वो कंडक्टर हैं। जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी कंडक्टर्स हैं, उन सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे। तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे पहले से ही हैं, बैटरी ने नहीं दिया। बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या ऐसा है? यहां पे देखो, चार्ज के अलावा फ्लो भी वर्ड है। फ्लो का मतलब हो गया मोशन करना। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं कि रुके हुए थे और ये आए और इनको चलना शुरू कर दे, बैटरी की वजह से वो चलना शुरू कर दे और फिर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो भैया प्रैक्टिकली हो क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। ये पहले से ही मोशन में होते हैं। जितने भी मेरे पास में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे रैंडम मोशन में होते हैं। वो सारे के सारे रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन से मतलब यह है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है, वो इधर आ रहा है। और ये सारे के सारे, ये मेरे पास में वायर है, वायर के अंदर जितने भी एटम है वो लगातार भाग रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। वो वाला इलेक्ट्रॉन है एटम से टकरा जाएगा, एटम तो फिक्स कंडीशन में बैठे हुए हैं सारे के सारे, वो उससे टकरा जाएगा, कभी टकरा जाएगा, फिर टकरा के वापस से कोलिजन करके वापस इधर भागेगा, उधर भागेगा। बिल्कुल रैंडम तरीके से मोशन चल रहा होता है। तो बात यह है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी पहले से ही होते हैं और वो मोशन में भी पहले से ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि ये बैटरी लगा देने से होता क्या है कि ये मेरा प्लस है, ये वाला भी प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस है तो ये वाला माइनस बन जाएगा। मुझे इतना बता दो, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या ये पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर की डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, सिंपल। और ये वाला माइनस क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो भैया दोनों मिलकर के काम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में भेजना शुरू कर रहे हैं। मतलब मेरे पास अगर कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएंगे। सिर्फ इतना काम बैटरी करती है, इलेक्ट्रॉन को सेम डायरेक्शन में मोशन करवाना शुरू कर देती है। अब बात यह आती है कि अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक मूव करवा दे,
बैटरी यहां से यहां तक इसको मूव करवा दे, तो उसके लिए उसको वर्क डन करना पड़ेगा। बैटरी वो वर्क डन करने के लिए एनर्जी कहां से लाएगी? बैटरी वो वर्क डन करने के लिए एनर्जी कहां से लाएगी? तो भैया जी इसमें होते हैं केमिकल्स। जितनी भी हम बैटरी जानते हैं, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जो भी हमारे पास में लेड वाला सेल है या डेनियल सेल है, जितने भी सेल हैं, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल, सब में केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वही इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ये तो हमको आया फील, प्रैक्टिकली वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती कैसे है। और बिना बैटरी के, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चल रहा होता है? ऑलरेडी वायर के पास इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन वो रैंडम मोशन में होते हैं। और रैंडम मोशन होने की वजह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन सपोज इधर गए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाने की वजह से जो एनर्जी है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा वो वाला कैंसिल हो जाएगा इधर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस वजह से जब हमारे हाथ में बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, बिना बैटरी के वायर है, तब कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं हो रहा, बिकॉज नेट करंट कैंसिलाइज हो जाती है, नेट करंट जीरो हो जाती है। यही चीज बैटरी लगा देने के बाद आराम से एक डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उनको कैंसिल करने वाले दूसरी तरफ जाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। इस वजह से हमारे पास में एक सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, और यहां कोई बल्ब लगाओ या वायर लगाओ, उसके अंदर हमको आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ भैया फील कि प्रैक्टिकली है क्या सीन, चार्ज फ्लो होता कैसे, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, ये तो हुआ सीन। ये अब इसकी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यही से निकलेगा, करंट हमेशा निकाली जाती है इस केस में, एवरेज का जो फॉर्मूला निकलेगा आई एवरेज, वो निकलेगा चार्ज फ्लोन इन टोटल टाइम, चार्ज फ्लोन इन टोटल टाइम। चार्ज फ्लोन को मैं बोलूंगा डेल क्यू, जितना चार्ज इसके अंदर पास हुआ है, कितनी देर में पास हुआ है, उसका नाम दे दिया हमने डेल टी। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो भैया आई का फॉर्मूला तो ये रहा मेरे पास। एक होता है हमारे पास में आई इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस से मतलब है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आप चेक कर सकें कि इस वायर में कितना करंट है, वो जब आपको देखेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस बोला जाएगा। और वो होता है हमारा dq बाई dt, बहुत अच्छे से पता है, इसके न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम का वेरिएबल फंक्शन दिया जाएगा, और उसको हम डिफरेंशिएशन करके इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात आ जाती है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये भैया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज अगर हम बात करें तो इसमें आप डायरेक्शन भी दिखाते हो, इसमें डायरेक्शन दिखा रहे होते हो, डायरेक्शन दिखा रहे हो आप, इसका मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है? जी नहीं, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब कंफ्यूजन तो आ गया ना, डायरेक्शन भी दिखा रहे हो, स्केलर भी बोल रहे हो, ये क्या बात हो गई? तो बात ये है कि मेरे पास में डायरेक्शन तो मैटर करती है, डायरेक्शन तो इसमें शो करते हैं हम, लेकिन बात यह है कि कोई भी चीज अगर हमको वेक्टर क्वांटिटी प्रूफ करनी है ना, तो उसके लिए हमारे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी वो फॉलो करनी चाहिए। और करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। कैसे नहीं करती? एक बात का जवाब देना। अगर सपोज यहां से 2 एम्पियर जा रहा है, इधर से 3 एम्पियर जा रहा है, ये है सपोज 45 डिग्री, यहां पे कितना करंट होगा? यहां से 2 एम्पियर, यहां से 3 एम्पियर, एंगल 45, यहां पे कितना करंट होगा? हम बहुत सिंपली जानते हैं 2 एम्पियर 3 एम्पियर, सीधा सा ऐड करेंगे और 5 एम्पियर बोल देंगे। क्या इस एंगल का फर्क पड़ा? जबकि एक बात ध्यान से देखना, यही चीज अगर मैं फोर्स में कर रहा होता, यहां कोई 10 न्यूटन लगा दिया, कोई 20 न्यूटन लगा दिया, और ये 45 डिग्री पे है, भैया इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या 10 और 20 ऐड करके लिख देते हैं? नहीं करते ऐसा। तब क्या कर रहे होते हैं? रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड में तुमने जरूर पढ़ा होगा, तो वहां पे कोस थीटा, थीटा पे फर्क पड़ता है। वो वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर लो डायरेक्टली ऐड नहीं होते, उसके लिए एडिशन का जो रूल है, जो फॉर्मूला, उससे ऐड होते हैं। ये भाई साहब ऐसा नहीं करते। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती लेकिन डायरेक्शन तो मैटर तो करता है, तो ऐसी क्वांटिटी जनरली हम स्केलर बोल देते हैं। थोड़ा डीप में जाएं तो ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं, जिनमें डायरेक्शन का रोल
कह सकते हैं मैटर तो करती है, क्योंकि डायरेक्शन इधर का अलग आंसर है, उधर का अलग आंसर है। लेकिन वेक्टर में ऐसा भी होता है, इधर अगर आप 10 न्यूटन डाल रहे हो, इधर के लिए आप -10 बोलोगे, लेकिन करंट में ऐसा नहीं होता। 10 एम्पियर इधर आ रही है चाहे उधर जा रही है, माइनस का साइन उस पर नहीं लगता है। तो ये सारी चीजों से डिसाइड होता है कि ये हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इसके बाद डायरेक्शन की बात करें तो छोटी सी बात ये बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट इधर कर रहा है और करंट की डायरेक्शन इधर जा रही है, तो आप यहां से क्या रखेंगे ध्यान में, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज opposite to motion of electron, ये ध्यान रखेंगे आप। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो करंट बनेगा इधर, और इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो पॉजिट्रॉन जो कि प्रोटॉन्स हैं वो इधर जा रहे हैं, तो प्रोटॉन की डायरेक्शन में हमने बाय कन्वेंशन हमने माना है कि हम प्रोटॉन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को मानेंगे। इस तरीके से ये हमको ध्यान रखना है। ये था बेसिक हमारा। इसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। इफ q इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 3t फाइंड I इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल 2 सेकेंड। I इंस्टेंटेनियस का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, I इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला देखा था dq बाई dt। ओके, देन I एवरेज फ्रॉम 0 से 2 सेकेंड। I एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या देखा, I एवरेज इक्वल डेल q अपॉन डेल t, जिसको हम लिख सकते थे Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला हो गया। दोनों को ट्राई करते हैं। इधर I इंस्टेंटेनियस निकालना है तो सबसे ज्यादा सिंपल तो यही है। सिंपल करना क्या है, I इंस्टेंटेनियस के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं dq बाई dt। बहुत आराम से देखेंगे, जिसका बेसिक भी वीक है वो भी आराम से देखना, अच्छे समझ में आएगा। d बाई dt, और मेरे को इंटीग्रेशन करना, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है 2t स्क्वायर प्लस 3t। ओके, तो आप याद करेंगे इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो आराम से आप सेपरेट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आप याद कीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में x की पावर n dy dx ऑफ x की पावर n। इसका हम पढ़ के आए थे, n आगे आ जाता है x n माइनस 1। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सिंपली अप्लाई करना है। तो भैया आप लगा दीजिए 2 तो ये रहने देते हैं, जो भी मल्टीपल होता है वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो हम आगे से कैसे लिख देते हैं, t स्क्वायर का 2 आगे आया 2 माइनस 1 प्लस 3t में से वापस से 3 कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, t को तो 3 को तो आप आगे रख लीजिए, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि t के लिए अगर आप डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो क्या यहाँ पे n इक्वल 1 नहीं हो गया, t की पावर 1 है तो n इक्वल 1 हो गया ना। तो देखो आप 1 आगे, t ऐसा कैसा, फिर n माइनस 1, 1 माइनस 1, अब 1 माइनस 1 कितना, 0, तो 1 इंटू टी की पावर 0 कितना होता है भैया, 1 ही होता है। तो ये तो आंसर 1 आ गया, ये हमने 1 लिख दिया। तो फिलहाल ये मेरा हो गया 2, और ये 2 माइनस 1 हो गया है t, और ये आ गया प्लस 3। फाइनल आंसर इज 2 टू द 4 t प्लस 3। बट ये जो करंट आया है वो हमने बोला कहाँ है, t इक्वल 2 सेकेंड। तो सिंपल हम काम कर देते हैं 8 2 सेकेंड। I इंस्टेंटेनियस जो निकलेगा वो हमारा रहेगा 4, t की जगह पुट कर देते हैं, सिंपल, बहुत ज्यादा आसान था ये क्वेश्चन। 4 टू जा 8 और 3 11 एम्पियर हमारा इसमें इंस्टेंटेनियस करंट आ गया t इक्वल 2 सेकेंड पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं I एवरेज की। I एवरेज का फॉर्मूला क्या कह रहा है भैया, I एवरेज का बोल रहा है कि आप डेल Q अपॉन डेल T लगा दो, और डेल Q में आप Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1 लिखेंगे। यहां एक छोटी सी बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन आ सकता है, ध्यान से सुनेंगे। इनको हम मिटा देते हैं। हाँ जी, तो बात ऐसी है कि T2 माइनस T1 तो समझ आ रहा है, 0 से 2 सेकेंड, तो आपके सामने 2 सेकेंड 0 से लेके 2 सेकेंड। Q2 की अगर बात करें, ध्यान से सुनना, जब टाइम T1 हो उस टाइम का चार्ज Q1, जब टाइम T1 हो उस टाइम का चार्ज T1, जब टाइम T2 हो उस टाइम का चार्ज T2। तो इसका मतलब T बराबर 0 पे, यहां देख लेते हैं, T बराबर 0 पे जो भी चार्ज होगा वो मेरा Q1, और T बराबर 2 पे जो भी चार्ज होगा वो मेरा Q2। तो भैया मैं T की वैल्यू क्या यहां पुट करके ये चार्ज निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पुट कर लेते हैं। तो Q इक्वल 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 0, क्या ये भी 0 0, ये तो 0 खत्म। तो ये जो 1 था मेरे पास में t बराबर 0 के लिए, वो तो मेरा चार्ज 0 है। स्टार्टिंग में इनिशियल में कोई चार्ज भी नहीं होगा, और सही भी बात है ना, अभी सर्किट स्टार्ट हुआ है तो अभी कहां से चार्ज आएगा, चार्ज तो फ्लो होना अब शुरू होगा। तो जब आप t बराबर 2 सेकंड चेक करेंगे तो इस टाइम पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस 3 टू जा 6, और ये आया 14
कूलाम, चार्ज यूनिट कूलाम होती है भैया। ये दोनों हम यहां पुट कर लेते हैं आराम से। Q2 की वैल्यू 14, ये कूलाम है, तो 14 माइनस वो आ गया मेरे पास में 0, 14/2 7 एम्पियर। तो एवरेज की जो वैल्यू आई है वाई है हमारे पास में 7 एम्पियर। क्या किया एक बार वातावरण से देखते हैं। भाई साहब ने बोला कि Q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t, ये चार्ज का फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्ज होगा। आपसे पूछा इंस्टेंटेनियस करंट बताइए, t इक्वल 2 सेकंड पे। एवरेज करंट बताइए 0 से लेकर 2 सेकंड तक, पूरी एवरेज बता दीजिए 2 सेकंड में टोटल कितना करंट फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने देखा इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है dq/dt। आराम से गए, डिफरेंशिएशन किया, सिंपल डिफरेंशिएशन, x की पावर n वाला डिफरेंशिएशन लग गया, और सोल्व करते करते ध्यान रखना था 2 सेकंड रखना था बस लास्ट में। t इक्वल 2 सेकंड रखा, सोल्व हो गया, 11 एम्पियर की करंट हो गई इंस्टेंटेनियस पे। एवरेज में बात करें, ओवरऑल वो पूछ रहा है कि 2 सेकंड में टोटल कितना करंट फ्लो हुआ, एवरेज बता दो। सिंपल, हमने आराम से del Q/del T फॉर्मूला जानते हैं, Q2 - Q1। यहाँ Q2 - Q1 निकालना थोड़ा सा वो नया हो सकता है आपके लिए। आप आराम से चेक करें, t बराबर 0 पे जो चार्ज होगा वो Q1, और जो t बराबर 2 पे होगा वो आपका Q2। दोनों वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, सोल्व करेंगे, सिंपल। यहाँ पे हमारा ये वाला बेसिक लेक्चर फिनिश होता है। अगले लेक्चर में इसी तरीके से बहुत इजी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।